Good morning, students and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 1st of July 2022, Friday. Motivation of the day is energy and persistence conquer all things. आज के डिस्कशन में हम ये सारे न्यूज़ आर्टिकल कवर करेंगे। तो देख लेते हैं आज का पहला न्यूज़ आर्टिकल, जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। रिकवरी इज ग्रेजुअल बट अनइवन आरबीआई। आज के बिजनेस स्टैंडर्ड में आरबीआई की एफएसआर रिपोर्ट से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट पेज नंबर्स पर दी हुई हैं। तो उन सारी न्यूज़ को हम यहीं कवर करेंगे इन ऑर्डर टू हैव द क्लियर पिक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एफएसआर रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट पब्लिश हुई है, और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हैं फर्स्ट क्वार्टर ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर के, वो ये सजेस्ट कर रहे हैं या वो इंडिकेट कर रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी रिकवर तो कर रही है, बट ग्रेजुअली जो रिकवरी है वो ग्रेजुअल है, स्लो मोशन में है और अनइवन है। अनइवन क्यों है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे ग्लोबल सिनेरियो हैं, ग्लोबल इवेंट्स हैं, जिसकी वजह से जो इकोनॉमी है वो एक स्पीड में सेम पेस में रिकवर नहीं कर पा रही। तो आरबीआई के अकॉर्डिंग इंडियन इकोनॉमी इज ग्रेजुअली strengthening and recovering despite of the lot of global headwinds, but yes, this recovery is uneven in different sectors, in different times and in different months. और कौन कौन से ऐसे ग्लोबल इवेंट्स हैं और ऐसे कौन कौन सी ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस हैं जिसको आरबीआई ने मेंशन किया। तो आरबीआई के अकॉर्डिंग जिस तरीके से कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ द क्रूड ऑयल प्राइसेस, उसका इम्पैक्ट जो है वो फाइनेंशियल कंडीशंस पर पड़ रहा है इकोनॉमी की, जिसकी वजह से ग्लोबल स्पिल ओवर देखने को मिल रहा है। ग्लोबल स्पिल ओवर मतलब ऐसा नहीं कि ये जो इंडियन इकोनॉमी की सिचुएशन है, हाई इन्फ्लेशन, सप्लाई चेन डिसरप्शन, अनइवन ग्रोथ, ये केवल इंडिया के साथ है, डेप्रिसिएशन इंडियन करेंसी, ये सिर्फ इंडिया के साथ है ऐसा नहीं है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड ये सिचुएशन देखने को मिल रही है। बहुत सारे कंट्रीज इस समय हाई इन्फ्लेशन, सप्लाई चेन डिसरप्शन, हाई कमोडिटी प्राइसेस, वीकनिंग करेंसी, इस तरह के जो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हैं या जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, उनसे इम्पैक्ट हो रहे हैं, मोस्ट स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन क्राइसिस। तो उसी को आइडेंटिफाई किया, उसी को आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में, फिस्कल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में मेंशन किया और एड्रेस किया है उस सिचुएशन को। और इन सब का इम्पैक्ट, इन सारे जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस है, इनका इम्पैक्ट फाइनेंशियल मार्केट पर, जो डोमेस्टिक फाइनेंशियल मार्केट है, उस पर क्लियरली विजिबल है इन द फॉर्म ऑफ टर्बुलेंस। और अगर बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर के परफॉर्मेंस को लेकर के आरबीआई की फिस्कल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में ये दिया हुआ है कि पिछले, अगर हम कुछ सालों का नॉन परफॉर्मिंग असेट्स का डेटा देखें, स्पेशली ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट्स को देखें, तो इस बार जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनका जीएनपीए पिछले 6 सालों के कंपैरिजन में सबसे लो रहा है। इट मीन्स जो असेट क्वालिटी है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स की, वो इंक्रीज हो रही है, जो उनका नॉन परफॉर्मिंग असेट का परसेंटेज है, जो उनके बैड लोन है, वो डिक्रीज हो रहा है। एंड दिस टाइम जीएनपीए ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हिट्स अ 6-year लो। इसके अलावा अगर लोन की डिमांड देखें, क्रेडिट डिमांड जो है वो भी इकोनॉमी में बढ़ रही है, और इस लोन की डिमांड की वजह से भी ये जो गैप है, ये नॉन परफॉर्मिंग असेट्स का, ये रिड्यूस हो, क्योंकि नए नए लोन जो है वो बैंक्स हैं वो लेंड कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी इनकम बढ़ रही है, उनकी असेट क्वालिटी इम्प्रूव हो रही है। इसके अलावा कॉरपोरेट्स को लेकर के भी फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिस्कल स्टेबिलिटी जो रिपोर्ट है, उसमें आरबीआई ने मेंशन किया है कि जो कॉरपोरेट्स हैं उनकी सेल तो इंक्रीज हो रही है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज हुई है पैंडेमिक से रिकवरी, पैंडेमिक से जो रिलैक्सेशन हुए हैं उसके बाद। लेकिन अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की साइकिल को देखें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की साइकिल अभी भी इल्यूजिव है, अभी भी डिसेप्टिव है, अभी भी क्लैरिटी नहीं है इस चीज़ को लेकर के कि जो कॉरपोरेट्स हैं वो अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर के प्लान को लेकर के आगे कैसे मूव ऑन करेंगे अपकमिंग ईयर्स में। इल्यूजिव की मीनिंग होती है डिसेप्टिव, मायावी, हाथ ना आने वाला। तो सीधा कहना है ये आरबीआई का कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर साइकिल है, वो अभी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं कि कॉरपोरेट्स आगे आने वाले सालों में किस तरीके से अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे। और किसी भी इकोनॉमी के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है।
कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इट मीन्स एम्प्लॉयमेंट विल बी जनरेटेड, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, इसका मतलब होगा कि इंडिविजुअल्स को सैलरी वेजेस मिलेगी, उनके हाथ में इनकम आएगी, और इनकम का मतलब है डिमांड इन द इकोनॉमी, और डिमांड इन द इकोनॉमी मीन्स इकोनॉमी जो है वो वापस से रिकवर कर चुकी है, मूव ऑन कर रही है। और इसके अलावा जो ग्लोबल सिनेरियो है, ग्लोबल स्पिल ओवर है, उसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करते हुए आरबीआई ने बताया कि कैसे उसका इम्पैक्ट जो है, मोर स्पेसिफिकली जिस तरह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, उसका इम्पैक्ट कैसे इंडिया में डोमेस्टिक इन्फ्लेशन पर पड़ रहा है, जिसकी वजह से जो पेट्रोलियम के प्राइसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और जिसका इम्पैक्ट हमें अदर कमोडिटीज़ के प्राइस पर या उनकी सर्विसेज पर देखने को मिल रहा है। तो इट्स लाइक अ vicious cycle that is going on because of the global scenario। अगर हम इस समय इंडिया की सिचुएशन देखें तो उसका रीज़न हमारी डोमेस्टिक पॉलिसीज़ कम होकर के जो ग्लोबल सिनेरियो है वो ज़्यादा है। दिस इज़ द ग्रॉस एनपीए ऑफ बैंक एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल ग्लोबल एडवांसेस। तो हम देख सकते हैं कि ईयर बाय ईयर ये डिक्रीज़ हो रहा है, और पिछले अगर कुछ सालों का कंपैरिजन करें तो 6 सालों में ये अब तक का सबसे लोवेस्ट पॉइंट है इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री में इन टर्म्स ऑफ देयर इट्स जीएनपीए। एंड अगर एनएनपीए रेशियो देखें, दैट इज नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो, तो वो भी फॉल किया है to 1.7% in the month of March 2022। क्रेडिट डिमांड जो है वो ट्रैक पर आ रही है, इट मीन्स जो इकोनॉमी है वो रिकवर तो कर रही है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी इम्प्रूव हुआ है इनटू द फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 22, जो बैंक्स की असेट क्वालिटी की, बैंक की साउंड जो परफॉर्मेंस है, फाइनेंशियल कंडीशन है, उसको इंडिकेट कर रहा है। इसके अलावा क्रिप्टो को लेकर के भी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है उसमें जो आरबीआई के गवर्नर हैं उन्होंने अपने पॉइंट, अपना जो ओपिनियन है, जो अपना व्यू है वो रखा है। और हमेशा से आरबीआई, आज पहली बार नहीं, हमेशा से ही आरबीआई जो है वो क्रिप्टो के अगेंस्ट रहा है, क्योंकि क्रिप्टो जिस तरीके से अनरेगुलेटेड है, आरबीआई का ये मानना है कि इंडिया जैसी इकोनॉमी के लिए क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी, अनरेगुलेटेड प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी इज़ नॉट गुड। और इसी पॉइंट को रीटरेट किया है हमारे जो आरबीआई के गवर्नर हैं उन्होंने इस बार की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में। सो रिफरिंग टू क्रिप्टो करेंसी एज अ क्लियर डेंजर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज गवर्नर मिस्टर शक्तिकांत दास said anything that drive value based on make and believe is just a speculation under a sophisticated manner, it cannot be currency। तो आरबीआई के जो हमारे गवर्नर, उनका ये कहना है कि क्रिप्टो इंडिया के लिए एक डेंजर की तरह है, अडॉप्ट करना तो बहुत दूर की बात है, एक डेंजर की तरह, क्योंकि उसकी कोई असेट वैल्यू नहीं है, कोई स्टोरेज वैल्यू नहीं है। तो टोटल क्रिप्टो की अगर वैल्यू देखें तो दैट इज डिपेंडिंग ऑन मेक एंड बिलीव, सेंटिमेंट्स पर डिपेंड करती है। और इंडिया जैसी इकोनॉमी के लिए इस तरीके के सेंटिमेंट पर चलाने वाली करेंसी एक स्पेकुलेशन के अलावा कुछ नहीं है। इसके अलावा साइबर रिस्क भी इसमें ज़्यादा है, एंड दैट इज़ वाई बिफोर इंट्रोड्यूसिंग दिस टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी और दिस करेंसी इनटू इंडियन इकोनॉमी, स्पेशल अटेंशन इज नीडेड। इसके अलावा फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी और जो टेक्नोलॉजी का जिस तरीके से पेनिट्रेशन हो रहा है फाइनेंशियल सेक्टर में, उसको भी एड्रेस किया है हमारे आरबीआई गवर्नर ने, और बोला है कि टेक्नोलॉजी का पेनिट्रेशन तो फाइनेंशियल सेक्टर में हो चुका है, इसके बेनिफिट्स भी रियलाइज होने शुरू हो चुके हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ, बेनिफिट्स के साथ, एडवांटेजेस के साथ बहुत सारी लिमिटेशन और बहुत सारे रिस्क भी एसोसिएट हो रहे हैं। तो पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी को फाइनेंशियल सेक्टर में इम्प्लीमेंट करने से पहले, फुल फ्लेज्ड हार्नेस करने से पहले, इट इज़ वेरी वेरी एप्ट दैट द अथॉरिटीज और द बॉडीज शुड कंसीडर द प्राइवेसी रिस्क, साइबर रिस्क, because there are the growing attention, or there is a growing cyber risk more specifically in finance sector। तो पूरी तरीके से उसको इम्बाइब करने के लिए पहले प्रॉपर रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है। एंड अकॉर्डिंग टू एफएसआर, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री अमंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री इन द ग्लोबली, और उसकी अगर वैल्यू की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली $50 to $60 बिलियन की वैल्यू है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की इन फाइनेंशियल ईयर 2020, और पिछले 2 सालों में और ज़्यादा इंक्रीज होगी। और ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर 2025 तक ये जो फिनटेक टेक्नोलॉजी, जो फिनटेक इंडस्ट्री है, इसका जो वैल्यूएशन है वो अप्रॉक्सीमेटली $150 बिलियन तक पहुंच जाएगा। और अगर अडॉप्शन की बात करें तो एट 87% इंडिया हैज़ द हाईएस्ट फिनटेक अडॉप्शन रेट ग्लोबली, जो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं फिनटेक कंपनीज के लिए, फिनटेक इंडस्ट्री के लिए, वो बहुत ज़्यादा है इंडिया में। बट येस, रिस्क एंड अदर
factors needed to be considered before introducing it or before adopting it fully into the financial sector as per our RBI गवर्नर। इसके अलावा एक और न्यूज़ दी हुई है जो कि FSR से ही रिलेटेड है। रिपोर्ट फ्लैग्स रिस्क विद पब्लिक डेट प्रोफाइल। ये सारी न्यूज़ पेज नंबर 4 पर दी हुई हैं। तो आरबीआई ने अपनी एफएसआर रिपोर्ट में गवर्नमेंट जिस तरीके से डेट ले रही है इस समय इकोनॉमी को फंड करने के लिए, एक्सपेंडिचर को फंड करने के लिए, उसको लेकर के अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी एनालिसिस रखी है। एज पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फाइनेंशियल रिस्क एसोसिएटेड विद द प्रोफाइल ऑफ गवर्नमेंट डेट कैन हैम्पर द फंक्शनिंग ऑफ फिक्स्ड इनकम मार्केट। और जिस तरीके से डेफिसिट बढ़ रहा है, अगर हम देखें जिस तरह से गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, जिस तरह से फिजिकल डेफिसिट इंक्रीज हो रहा है, इट इज़ बाउंड कि गवर्नमेंट का जो डेट है वो और ज़्यादा इंक्रीज होगा, जिसका इम्पैक्ट हमें फिक्स्ड इनकम मार्केट पर देखने को मिल सकता है। इसीलिए आरबीआई ने वॉर्न किया है कि एक क्रेडिबल स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है गवर्नमेंट को टू इंश्योर द डेट सस्टेनेबिलिटी, कॉल फॉर रिड्यूसिंग द प्राइमरी डेफिसिट। As well as RBI has also warned that differential interest rate and the growth rate has largely been favorable over the past 3 decades, but tightening monetary policy worldwide start to erode all these advantage, क्योंकि worldwide इन्फ्लेशन की वजह से जो मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग का जो सिनेरियो वर्ल्ड वाइड देखने को मिल रहा है, ये जो सिनेरियो है ये पिछले 3 डिकेड्स में जो एडवांटेज हार्नेस किया है अदर डोमेस्टिक इकोनॉमी ने, इंडियन इकोनॉमी ने अदर इकोनॉमी से, इन सारे एडवांटेज को ओवरकम कर देगा। तो बेसिकली जो गवर्नमेंट का डेट प्रोफाइल है उसको लेकर के जो रिस्क एसोसिएट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग फिजिकल डेफिसिट, उसको आरबीआई ने एड्रेस किया है अपनी एफएसआर रिपोर्ट में। इसके अलावा क्रेडिट ग्रोथ से रिलेटेड भी एक न्यूज़ दी हुई है पेज नंबर 4 पर, उसको भी हम यहीं कवर करेंगे। क्रेडिट ग्रोथ रोबस्ट इन मे। तो आरबीआई के अकॉर्डिंग जो क्रेडिट ग्रोथ है, क्रेडिट ग्रोथ मीन्स लोन लेने की जो इकोनॉमी में जो इंडिविजुअल्स, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस लोन ले रहे हैं उसकी जो पेस है वो मई के मंथ में भी इंक्रीज हुई। तो ट्रेंड जो है वो भी रिसेंटली शुरू हुआ है क्रेडिट ग्रोथ रेट का, और वो कंटिन्यू है विद द सेक्टर क्लॉकिंग ईयर ऑन ईयर ग्रोथ बिटवीन 8.7% एंड 16.4%। तो पैंडेमिक के ड्यूरेशन में जो क्रेडिट ग्रोथ रेट थी वो रिड्यूस हुई थी, केवल रिटेल लोन्स थे वो देखने को मिल रहे थे, बट नाउ बहुत सारे पैंडेमिक की वजह से जो रिलैक्सेशंस थे वो रिलीज हो चुके हैं। इकोनॉमी अब थोड़ा सा ग्रेजुअली मूव ऑन कर चुकी है, जिसकी वजह से जो क्रेडिट रेट है, लेंडिंग रेट है, वो इकोनॉमी में इंक्रीज हो रहा है मंथ बाई मंथ। और मई के मंथ में अगर हम देखें क्रेडिट ग्रोथ को तो 8.7% से क्रेडिट ग्रोथ रेट जो है वो इंक्रीज हुआ है इन कंपैरिजन टू द लास्ट मंथ। और अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बात करें तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन द मंथ ऑफ मे वाज हायर देन 7.1% ईयर ऑन ईयर इन द मार्च 22। जो एमएसएमईज हैं उनमें 33% तक क्रेडिट ग्रोथ रेट हुई है, जबकि जो मीडियम इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें 49.3% तक की क्रेडिट ग्रोथ रेट देखने को मिली है। इट मीन्स इंडस्ट्री में भी, इंडस्ट्री के जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं वो भी अब लोन ले रहे हैं। अगर इंडस्ट्री में लोन ये लेंडिंग बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि डिमांड है, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होगा, दैट इज़ वाई इंडस्ट्री और द सेक्टर्स आर ऑप्टिंग फॉर लोन। और अगर डिमांड है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ चल रही हैं, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि इकॉनमी जो है वो अब अपने ग्रोथ के पाथ पर आ चुकी है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड, कोर सेक्टर आउटपुट एट 13 मंथ हाई। आज के न्यूज़पेपर में बहुत सारी जो न्यूज़ हैं वो इकोनॉमी और आरबीआई की एफएसआर से रिलेटेड ही हैं, तो मोस्ट ऑफ द न्यूज़ को हम कंबाइंड करके ही डिस्कस करेंगे। ये जो न्यूज़ है इंडिया के कोर सेक्टर के आउटपुट के बारे में। आई होप दैट मेनी ऑफ यू माइट बी नोइंग अबाउट द कोर सेक्टर। तो कौन कौन से कोर सेक्टर है? कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, fertilizer, steel, cement and electricity. These are the 8 core sector of Indian economy. We may call it 8 core industries. और ये 8 जो core industries हैं, जो 8 core industries हैं, ये totally 40.27% वेटेज कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। किसका? IIP का। व्हाट इज IIP? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। और अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं बताऊं तो ये 8 कोर इंडस्ट्री इंडिया के जो टोटल इंडस्ट्रियल आउटपुट हैं
उसका 40.27% कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। इट मीन्स टोटल आउटपुट जो आता है इंडस्ट्री में उसका 40% केवल और केवल इन 8 इंडस्ट्रीज से आता है। इसीलिए हम इनको कोर इंडस्ट्री या कोर सेक्टर बोलते हैं। और इनमें मूवमेंट, इसमें किस तरीके का मूवमेंट हो रहा है, आउटपुट बढ़ रहा है, आउटपुट डिक्रीज हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, इसको देखने के बाद हम पूरे जो इकोनॉमी है उसमें मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज, इंडस्ट्रियल आउटपुट को लेकर के एंटिसिपेशन कर सकते हैं। उसी को लेकर के न्यूज़ है, पैंडेमिक के ड्यूरेशन में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लॉकडाउन हुए थे, जिसकी वजह से जो इंडस्ट्रियल आउटपुट था, चाहे वो 8 कोर सेक्टर हो, चाहे वो टोटल आईआईपी की बात करें, वो डिक्रीज होता चला जा रहा था मंथ बाय मंथ। लेकिन अब रिलैक्सेशन ख़त्म हो चुके हैं। बहुत सारे जो स्टेट्स हैं वो अब रिकवर भी करना शुरू कर चुके हैं, जिसका इम्पैक्ट हमें क्लियरली विजिबल भी हो रहा है। जो कंपनीज़ हैं, कॉरपोरेट्स हैं, सेंटर्स हैं, स्टेट्स हैं, उन्होंने अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान्स भी इनिशिएट कर दिए हैं, जिसकी वजह से इंडिया में जो 8 इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हैं, कोर आउटपुट जिसको हम बोलते हैं कोर सेक्टर्स हैं या कोर 8 इंडस्ट्रीज़ हैं, उनका आउटपुट जो है वो मई के महीने में 18.1% तक इंक्रीज हुआ, जो कि पिछले 13 महीनों का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। और इसका रीज़न जो है, द रीज़न दैट हैज़ बीन एम्फसाइज्ड इज़ कैपिटल पुश बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर कर रही है, उसकी वजह से हमारे जो 8 कोर सेक्टर हैं, 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके आउटपुट में अप्रॉक्सीमेटली 18% का इंक्रीज देखने को मिला है, एज पर द रीसेंट डेटा रिलीज बाय इंडस्ट्री डिपार्टमेंट। हालांकि इसमें लो बेस का भी इम्पैक्ट है, क्योंकि पिछले साल अगर हम देखें तो इसी टाइम पीरियड में जो हमारा कोर सेक्टर आउटपुट था वो बहुत लो था, जिसकी वजह से आज से अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ दिख रहा है। बट कहीं ना कहीं फिर भी कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं, कुछ ऐसे कोर सेक्टर हैं जिसमें एक्चुअल में इंक्रीज देखने को मिला है आउटपुट में उनके। So recent data release shows the broad-based improvement in the core sector growth or core sector output, benefiting from the low base except the coal. Coal has increased by 25.1%. कोल सेक्टर में अगर हम देखें तो 25% का ग्रोथ में इंक्रीज दिख रहा है, which continue to record the high double-digit growth since second consecutive month. इसके अलावा जो अदर सेक्टर्स हैं जिन्होंने डबल डिजिट ग्रोथ रजिस्टर करी, वो सीमेंट, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी, स्टील। और अगर हम देखें तो रिस्पेक्टिवली 26.3%, 28.8%, 20%, 16.7% और 15% का इंक्रीज देखने को मिला इन टर्म्स ऑफ देयर आउटपुट। और अगर हर एक कोर सेक्टर को हम अलग अलग डिस्कस करें, तो जैसे कि अगर हम सीमेंट और स्टील के सेक्टर को देखें, तो सीमेंट और स्टील के सेक्टर में भी हमें डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वो अब पिकअप कर चुका है, वो अब रिकवर होना स्टार्ट हो चुका है। और हम कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करें तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर इज द सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर आफ्टर एग्रीकल्चर। इंडियन इकोनॉमी में कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर है। एग्रीकल्चर के बाद सेकेंड पोजीशन पे आता है। एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है इंडियन इकोनॉमी में, फॉलोड बाय कंस्ट्रक्शन सेक्टर। अगर कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा तो इनकम भी होगी, इनकम होगी देन इकोनॉमी में डिमांड भी होगी। और ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो इम्प्रूवमेंट क्या बोले, जो स्टील और सीमेंट में जो इम्प्रूवमेंट दिख रहा है जो बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, उसका रीज़न जो इंडस्ट्री ने साइड के इंडस्ट्री डिपार्टमेंट वो है कि गवर्नमेंट का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, स्पेशली यूनियन गवर्नमेंट का, वो 70% तक इंक्रीज़ हुआ है अप्रैल और मई के बीच में, जो कि क्लियरली विजिबल है हमारे कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन की वजह से हमारे सीमेंट और स्टील में। गवर्नमेंट जो है, यूनियन गवर्नमेंट जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान 70% तक इंक्रीज़ कर चुकी है अप्रैल और मई में, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो चुकी हैं। कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज़ अगर स्टार्ट हो गई तो डेफिनेटली सीमेंट और स्टील की डिमांड तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, जिसकी वजह से ये जो आउटपुट है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। दिस इज द ग्रोथ ट्रैकर कोर सेक्टर आउटपुट ईयर ऑन ईयर बेसिस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो मई 21 से लेकर के मई 22 तक का डेटा है, हम देखते हैं बहुत फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है, जो कहीं ना कहीं आरबीआई की जो बात है वो क्लियरली विजिबल हो रही है कि इकोनॉमी में ग्रोथ तो है, ग्रेजुअल ग्रोथ भी देखने को मिल रही, बट अनइवन ग्रोथ है बिकॉज ऑफ द ग्लोबल हेडविंड। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, फिस्कल डेफिसिट हिट्स
12.3% ऑफ फुल ईयर टारगेट इन मई। और अभी की पहले की न्यूज़ में हमने डिस्कस किया कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से आरबीआई ने इवन वार्न भी किया है कि फिस्कल डेफिसिट को आप कंट्रोल करिए। जिस तरह से गवर्नमेंट अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, जिस तरीके से गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स में खर्च कर रही है, जिस तरह से गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है फर्टिलाइजर पर, क्रूड ऑयल पर, उसको देखते हुए तो एक्सपर्ट्स का क्लियर कहना है कि इस बार का जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है वो ज़रूर, जो बजटेड टारगेट है वो ज़रूर ब्रीच होगा। और एज पर द रीसेंट डेटा, सेंट्रल फिस्कल डेफिसिट फॉर फर्स्ट 2 months of financial year 23 came at 2.04 ट्रिलियन, जो कि टोटल और बजटेड एस्टिमेट्स का 12% है, 12.3 इवन। यानी जो पूरे साल के लिए गवर्नमेंट ने प्लान कर रखा है फिस्कल डेफिसिट, उसका 12.3% केवल और केवल शुरुआत के 2 महीनों में ही खर्च हो गया, 2 महीनों में ही आ गया, जो कि पिछले साल 8.3 था। पिछले साल इसी अप्रैल और मई के मंथ में गवर्नमेंट ने जो अपने फिस्कल डेफिसिट के टारगेट का केवल 8.3% ही अचीव किया था। और इस बार जो 100% टारगेट सेट कर रखा है फिस्कल डेफिसिट का, बजटेड एस्टिमेट्स है, उसका 12% केवल और केवल 2 महीनों में ही गवर्नमेंट ने खर्च कर दिया। तो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि गवर्नमेंट जो है इसमें बहुत एक्सपेंडिचर कर रही है इकॉनमी को रिवाइव करने के लिए, चाहे वो वेलफेयर एक्टिविटीज़ हो, चाहे वो सब्सिडी हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर या इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बूस्ट हो। जबकि गवर्नमेंट के अगर रिवेन्यू कलेक्शन की बात करें तो रिवेन्यू कलेक्शन अलग हिट जा रहा है, रिवेन्यू कलेक्शन अलग डिक्रीज हो रहा है। सो प्राइमरीली ऑन द बैक ऑफ नॉन टैक्स रिवेन्यू एंड हायर कैपिटल एक्सपेंडिचर, government or center's fiscal deficit for the first 2 months came at 2.04 trillion rupee, that is 12.3% of total target। और ये डेटा किसने रिलीज किया? दिस डेटा हैज बीन रिलीज बाय कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट CGA ने ये डेटा रिलीज किया। और कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं कि फॉर फिस्कल डेफिसिट टर्म में जिस तरीके से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है, फिस्कल डेफिसिट की वजह से बहुत ज़्यादा और चैलेंजेस आ सकते हैं। इवन आरबीआई ने भी अपनी एफएसआर की रिपोर्ट में इस चीज़ को वार्न किया है कि क्रेडिबल स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। सो दिस इज़ द डेटा अबाउट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कितना गवर्नमेंट ने नॉन टैक्स रिवेन्यू, कितना टैक्स रिवेन्यू कलेक्ट किया और कितना रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। इस बार का जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट, जैसा कि मैंने बताया, 16.60 है और अभी 2 महीनों में 2.02 ट्रिलियन गवर्नमेंट खर्च कर चुकी है या अचीव कर चुकी है। लेट्स सी हाउ गवर्नमेंट विल मैनेज इन अपकमिंग टाइम्स। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। रुपी कंसोलिडेट्स वर्सेस डॉलर आफ्टर शार्प डेप्रिसिएशन। Thursday को Indian rupee has closed tightly against the US dollar as market consolidated after a recent bout of volatility which saw the domestic currency dropping to the new lows as per the dealers। इंडियन रुपी 79 के पॉइंट तक आ चुका है और आरबीआई के कंटिन्यूअस इंटरवेंशंस के बावजूद भी जो डॉलर की डिमांड है वो बढ़ रही है, जिसकी वजह से डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है। क्योंकि एफपीआई सेलिंग्स जो है, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट की जो सेलिंग है वो कंटिन्यू है बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस, बिकॉज ऑफ द सप्लाई चेन डिसरप्शन, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन, बिकॉज ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग। जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, ओवरसीज इन्वेस्टर्स हैं, वो रिस्की असेट्स में, रिस्की इकोनॉमीज़ में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते क्योंकि इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा बनी है रशिया यूक्रेन क्राइसिस को लेकर के, जिसकी वजह से एफपीआई सेलिंग हो रही है, डॉलर की डिमांड बढ़ रही है और इंडियन रुपी की जो सप्लाई है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। आरबीआई बहुत टाइम से इंटरवेंशन भी कर रही है, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है इंडिया का वो भी डिप्लीट हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस इंटरवेंशन, बट उसका इम्पैक्ट हमें इंडियन रुपी की वैल्यू में देखने को नहीं मिलना। इंडियन रुपी क्लोज एट 78.97 पर डॉलर ऑन थर्सडे, अनचेंज फ्रॉम द प्रीवियस क्लोज। तो कोई भी ना एप्रिसिएशन देखने को मिला ना डेप्रिसिएशन देखने को मिला। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि आरबीआई के इंटरवेंशन की वजह से इंडियन रुपी इस पर्टिकुलर पॉइंट पर रुका हुआ है। इसके अलावा क्रूड ऑयल, जो ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं, उसमें भी थोड़ी स्टेबिलिटी देखने को मिली। देयरफॉर वर फ्यू ट्रिगर ड्राइविंग द डोमेस्टिक करेंसी ऑन थर्सडे एंड ट्रेड वॉल्यूम वर सबड्यूड। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से फिलहाल इंडियन रुपी 78.97 के पॉइंट पर रुका हुआ है, बट डीलर्स का ये कहना है कि इट विल ड्रॉप इनटू अ न्यू लो। ये 79 का मार्क क्रॉस करेगा। द करंट लेवल मार्क्स द लाइफ टाइम क्लोजिंग लो फॉर द रुपी वर्सेस डॉलर, जो कि कंटिन्यूअसली हम हर न्यूज़ एनालिसिस में डिस्कस कर रहे हैं।
और पिछले कुछ दिनों से ये जो फॉल देखने को मिल रहा है इंडियन रुपी में, दैट इज बिकॉज ऑफ द मच टर्बुलेंस ड्यू टू द renewed rise in global crude oil prices, unabated overseas investment outflow और heavy demand for dollars because of this outflow. और पिछले केवल 2 दिनों को अगर देखें तो 0.8% तक इंडियन रुपी जो है वो डेप्रिशिएट किया, अप्रॉक्सीमेटली 62 पैसे का फॉल केवल और केवल लास्ट 2 दिनों में देखने को मिला है, जस्ट बिकॉज ऑफ द हायर डॉलर डिमांड एंड शॉर्ट सप्लाई फॉलोइंग द मंथ, क्वार्टर एंड इवन अ हाफ ईयरली एडजस्टमेंट। हालांकि इसके बावजूद भी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उनका ये कहना है कि एमिड द रुपी डिक्लाइनिंग अगेंस्ट द यूएस डॉलर, Indian currency is relatively better placed than other global currencies against such greenback. और ये कई बार, ऐसा नहीं कि पहली बार हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ऐसा करें, इवन कई बार ऐसे हमारे जो इन्फोर्समेंट बॉडीज़ हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, वो कह चुके हैं कि इन कंपैरिजन टू द अदर एशियन करेंसीज जो इंडियन करेंसी है वो बहुत अच्छी पोजीशन पे है, इंडियन इकॉनमी बहुत अच्छी पोजीशन पे है। इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दोज क्लेम्स, इट इज़ क्लियरली विजिबल कि जो इंडियन रुपी है वो कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है। आरबीआई बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन करके भी इस पर्टिकुलर फॉल को रोक नहीं पा रही है और इसका इम्पैक्ट हमें फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट के फॉर्म में इस फाइनेंशियल ईयर में देखने को मिलेगा, जिसके लिए आरबीआई ऑलरेडी अपनी एफएसआर रिपोर्ट में वार्न कर चुकी है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 10 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड, न्यू लेबर कोड्स नॉट टू बी इंट्रोड्यूस्ड टुडे। तो आज 1 जुलाई से जो 4 लेबर कोड्स है वो इम्प्लीमेंट होने थे। बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन चल रही थी, न्यूज़पेपर में भी कंटिन्यूअसली न्यूज़ आ रही थी कि आज से 1 जुलाई से जो नए लेबर कोड्स हैं, 4 लेबर कोड्स हैं, वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। The union government will take a bit longer to introduce the much awaited labor codes, even as the majority of the states and union territories have framed the rule for them. तो पास तो ये 4 जो लेबर कोड थे पहले ही हो चुके थे। स्टेट्स को और यूटीज़ को बोला गया था कि आप इन नए लेबर कोड्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको फ्रेम आउट करिए और उसके लिए टाइम दिया गया था स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को। हालांकि अगर मेजर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी को देखें तो ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज और यूटीज़ आर रेडी, उन्होंने अपने रूल्स फ्रेम कर लिए हैं फॉर द इम्प्लीमेंटेशन, इन चारों लेबर कोड्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। लेकिन इसके बावजूद भी यूनियन गवर्नमेंट जो है फिलहाल के लिए अभी जो लेबर कोड्स हैं, 4 लेबर कोड्स हैं, मच अवेटेड जो 4 लेबर कोड्स हैं, उनको इम्प्लीमेंट नहीं करने वाली, क्योंकि कुछ स्पेकुलेशन चल रहे हैं इसके इंट्रोडक्शन को लेकर के। अगर स्टेटस की बात करें तो 30 स्टेट्स और यूटीज़ जो हैं उन्होंने अभी तक रूल्स फ्रेम कर लिए हैं कोड ऑन वेजेस पर। 25 ऑफ देम हैव डन सो ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन एज वेल। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं कि वो 4 जो लेबर कोड हैं वो कौन कौन से हैं, उनके नाम क्या हैं। 2 तो यहाँ आपको पता ही चल गए, दैट इज़ कोड ऑन वेजेस एंड कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन। और जो रिमेनिंग 2 कोड्स हैं उसमें 24 स्टेट्स और यूटीज़ ने रूल फ्रेम कर लिए हैं। 23 ने ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ और वर्किंग कंडीशंस पर भी रूल फ्रेम कर लिए। तुम देखें तो मोस्ट ऑफ द जो स्टेट्स हैं, यूटीज़ हैं, दे ऑल आर रेडी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज न्यू 4 लेबर कोड्स। और सेंटर गवर्नमेंट जो यूनियन गवर्नमेंट है उसने तो सारे जितने भी लेबर कोड्स हैं उन सब पर रूल फ्रेम आउट कर लिए हैं फॉर इम्प्लीमेंटेशन। सेंटर गवर्नमेंट ने क्यों? क्योंकि जो सेंटर गवर्नमेंट ओन, जो सेंटर गवर्नमेंट रेगुलेटर, जो सेंटर गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पर उनके रूल चलेंगे। जो स्टेट्स हैं, आपको पता होगा कि जो लेबर है दैट कम्स अंडर कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्करेंट लिस्ट में लेबर आता है। 3 लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में वो आइटम्स आते हैं जिसमें स्टेट्स और सेंटर गवर्नमेंट दोनों ही मिल करके रूल फ्रेम करती हैं, लेजिस्लेशन करती हैं, और अगर कोई क्लैश होता है तो जो सेंटर का रूल है वो प्रिवेल होता है, जो सेंटर का एक्ट है वो प्रिवेल होता है। तो क्योंकि लेबर जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, इट मीन्स सेंटर और स्टेट्स गवर्नमेंट जो है वो मिल करके इस पर लेजिस्लेट करती हैं, इस पर रूल बनाती हैं। और इसीलिए जो 4 लेबर कोड्स आए हैं उन पर रूल बनाने के लिए सेंटर ने स्टेट्स को अलाउ किया, और जो सेंटर गवर्न जो ऑर्गेनाइजेशन है डेफिनेटली उन पर सेंटर के रूल लगेंगे, इसलिए सेंटर ने भी चारों कोड्स पर अपने रूल फाइनलाइज कर दिए हैं। बट इसके इस इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के अभी भी स्पेकुलेशन है, अभी भी डिसीजन नहीं आया, जबकि
डेट्स के अकॉर्डिंग आज से इम्प्लीमेंटेशन हो जाना चाहिए था, बट द डिसीजन इज येट टू बी टेकन। देयर आर लॉट ऑफ प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ दिस न्यू लेबर कोड, जिसको गवर्नमेंट जो है वो अभी फिलहाल के लिए कंसिडर करना चाह रही है, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा हरी में, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में इन कोड्स को इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहती, क्योंकि अगर ये कोड इम्प्लीमेंट होगा एक साथ, सभी कोड इम्प्लीमेंट होगा, तो बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं वो स्टेट्स एक साथ फेस कर सकते हैं। क्योंकि कुछ लेबर कोड्स पर अपोजिशन देखने को भी मिला था जब गवर्नमेंट ने ये पार्लियामेंट में लेबर कोड इंट्रोड्यूस किए थे, तो बहुत ज़्यादा जो ट्रेड यूनियन थी, स्पेशली कोड ऑन वेजेस को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट और एजिटेशन देखने को मिला था। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दीज प्रोटेस्ट एंड एजिटेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये जो कोड थे ये पास कर लिए थे। तो फिलहाल के लिए गवर्नमेंट, जो यूनियन गवर्नमेंट, उसका ये अप्रोच है कि एक बार में इन चारों कोड्स को इम्प्लीमेंट ना करके स्टेप बाय स्टेप मैनर में या फेज मैनर में कोड्स को इम्प्लीमेंट किया जाए, देन एटलीस्ट सम कोड्स वुड कम इनटू इफेक्ट। तो सारे कोड्स अगर आज से इम्प्लीमेंट नहीं, तो एटलीस्ट वन बाय वन हम धीरे धीरे एक एक करके जो कोड्स हैं, रूल्स हैं, उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, जिससे इम्प्लीमेंटेशन भी आसान होगा। अगर कोई प्रोटेस्ट या कोई रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, कोई चैलेंजेस, कोई इशू देखने को मिलते हैं, उनको टैकल भी आसानी से कर लिया जाएगा। However, there is apprehension that other codes may take longer to be introduced in this case. Although अगर ये चार कोड इकट्ठे इम्प्लीमेंट हो जाते हैं, एक साथ इम्प्लीमेंट हो जाते हैं, तो ये फिलहाल 29 जो सेंट्रल लेबर लॉज हैं उनको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, उनको रिप्लेस कर देंगे। कोडिफिकेशन गवर्नमेंट ने क्यों किया? बहुत सिंपल सा रीज़न है। मैनी ऑफ यू माइट बी थिंकिंग कि हमारे पास ऑलरेडी लेबर लॉज थे बहुत सारे, अप्रॉक्सीमेटली 40 लेबर लॉज थे, और स्टेट्स वाइज जाएँ तो बहुत और ज़्यादा, एक स्टडी के अकॉर्डिंग 1000 लेबर लॉज थे इंडिया में, 1000 वेरिएशन है लेबर लॉज के। देन गवर्नमेंट ने क्यों कोडिफिकेशन किया, स्पेशली यूनियन गवर्नमेंट ने? तो आंसर क्लियरली आपको पता है कि 1000 लेबर कोड्स, 40 लेबर कोड्स इंडस्ट्री में कंप्लायंसेस का इशू जनरेट करते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी थी, डुप्लीकेसी थी, रिडेंसी थी। इन सब को रिमूव करने के लिए ये कोडिफिकेशन गवर्नमेंट ने किया, क्योंकि इंटायरली लेबर कोड्स को चेंज करना पॉसिबल नहीं था। कुछ स्लाइट मॉडिफिकेशन के साथ गवर्नमेंट ने कोडिफिकेशन और सिंप्लीफिकेशन किया था, जिससे कि इंडस्ट्री को कंप्लायंसेस में आसानी हो और जो इंडिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो इम्प्रूव हो, क्योंकि लेबर कोड्स, लेबर लॉज इंडिया में बहुत बड़ा हर्डल होते थे इन्वेस्टमेंट के लिए। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइबिलिटीज़ आती थी एम्प्लॉयर्स पर लेबर से रिलेटेड। हालांकि बहुत ज़्यादा चेंजेस, सिग्निफिकेंट चेंज नहीं किए हैं, बट यस गवर्नमेंट ने कुछ थ्रेशोल्ड वैल्यूज़ पर, वर्किंग आवर्स में चेंज किए हैं, इस तरह के कुछ चेंजेस किए गए हैं, जिसको लेकर के अपोजिशन भी देखने को मिला था। ऑल्दो चारों लेबर कोड्स पार्लियामेंट में पास हो चुके थे, उनका इम्प्लीमेंटेशन होना था, स्टेट्स को डायरेक्ट किया गया था कि आप रूल्स फ्रेम करिए। और जिसमें सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल जो था कोड, वो था कोड ऑन वेजेस, जिसमें कुछ प्रोविजंस को लेकर के, जहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन था कि जितने भी अलाउंसेस हैं किसी भी एम्प्लॉय के, वो उसकी टोटल सैलरी के 50% से ज़्यादा नहीं हो सकते। ऑल द पेमेंट्स अदर देन वेजेस, बेसिक एंड डिडक्ट अलाउंस एक्सीड 50% और सच अदर परसेंटेज एज में बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट की। कोई भी जो अलाउंसेस हैं वो 50% से ज़्यादा नहीं हो सकते टोटल वेज से। वेज को यहाँ कैसे लिया है? बेसिक्स प्लस डीए। ये सबसे कंट्रोवर्शियल इशू है। इसके बाद वर्किंग आवर्स में भी चेंज किया गया, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा अपोजिशन देखने को मिला था। हालांकि हम इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते, वी डिस्कस ऑल दीज इशूज इन डिटेल, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो इसके बाद ये कोड आज से इम्प्लीमेंट होने थे। फिलहाल के लिए अभी इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। लेट अस सी गवर्नमेंट क्या अप्रोच अडॉप्ट करती है इन 4 लेबर कोड्स को अप्लाई करने के लिए। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स। चेंज इन जीएसटी रेट्स में जनरेट ₹15K करोड़ एवरी ईयर। कल जीएसटी काउंसिल की मीटिंग खत्म हुई। उस जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में बहुत सारे डिसीजन हुए, जीएसटी एग्जम्पशन को लेकर के बहुत सारे रेट रिवीजन हुए। इन सब को के बाद, इस डिसीजन के बाद से एक्सपर्ट्स की अपने अपने ओपिनियन आ रहे हैं। तो जो हमारे रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं मिस्टर तरुण बजाज, उनके अकॉर्डिंग जो जीएसटी के रेट्स में चेंज हुआ है, जो एग्जम्पशन लिस्ट में चेंज हुआ है, इस चेंज से इकोनॉमी में अप्रॉक्सीमेटली 15,000 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो हर साल इंक्रीज होगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी आसान हो जाएगा स्टेट्स को कॉम्पनसेट करना, अगर वो कॉम्पनसेशन रेजिम को एक्सटेंड करते हैं तो। इसके अलावा जो रेवेन्यू को लेकर के शॉर्टफॉल चल रहा है इस समय सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, वो भी ओवरकम होगा। तो 15,000 करोड़ का जो रिवेन्यू कलेक्शन है वो एक साल में बढ़ेगा बिकॉज ऑफ दीज रीसेंट डिसीजंस बाय जीएसटी काउंसिल। इसके अलावा जीएसटी ट्वीक ऑन फूड आइटम्स टू प्लग रिवेन्यू लीकेज, सीबीआईसी चीफ, हमारे सीबीआईसी चीफ हैं
CBIC मीन्स सेंट्रल बोर्ड फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। तो उनके जो चेयरमैन है मिस्टर विवेक जौहरी, उनका ये कहना है कि जो रिसेंटली काउंसिल ने डिसीजन लिया, कौन सी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल ने जो डिसीजन लिए हैं, दैट इज ऑल टू ब्रिंग द अनब्रांडेड पैकेज कंज्यूमर आइटम्स अंडर जीएसटी नेट, जो कि पहले एग्जम्प्टेड थे। तो अब अगर पैकेज में है, ब्रांड में है, तो अब उन पर ज़्यादा जीएसटी लगेगा, 5% का जीएसटी लगेगा, भले ही वो बेसिक मास कंजप्शन के आइटम्स ही क्यों ना हो। और हमारे जो CBIC के चेयरमैन है, उनके अकॉर्डिंग जीएसटी का जो ये डिसीजन है, जो कर्ड, पनीर, लस्सी, बटर मिल्क इन सब पर लगाया गया है, दैट विल एक्चुअली इम्प्रूव द रेवेन्यू कलेक्शन। और जो रेवेन्यू लीकेज हो रहा था उसको रिकवर करने में, उसको रिमूव करने में हेल्प करेगा। क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी वो कर्ड, पनीर इन सब पर एग्जम्पशन लिस्ट को एंजॉय कर रही थी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द ह्यूज प्रॉफिट, क्योंकि सबके लिए मास कंजप्शन के आइटम थे, तो इनको एग्जम्पशन की लिस्ट पर रखा गया था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्लियर डिस्ट्रिक्शन दी कि ब्रांडेड हैं, जो पैकेज है, उन पर 5% का जीएसटी लगेगा। जो अनब्रांडेड है, लूजली सोल हो रहा है, पैकेज नहीं है, वो अभी भी एग्जम्पशन की लिस्ट में है। और जो हमारे CBIC के चीफ है, उनका ये कहना है गवर्नमेंट का ये डिसीजन हेल्प करेगा रेवेन्यू लीकेज को लेकर के। इसके अलावा कल स्मॉल बिजनेस, MSMEs और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को भी लेकर के हमने जीएसटी काउंसिल में जो रूल चेंज हुए हैं उसको डिस्कस किया था। जीएसटी काउंसिल ने जो रूल चेंज किए उसको हमने डिस्कस किया था। उसके बाद से जो हमारे मिनिस्टर है, उनका ये कहना है कि जो रीसेंट जीएसटी रूल चेंज हुआ है स्मॉल बिजनेस के लिए, दैट इज द गेम चेंजर, स्पेशली फॉर दो सेक्टर, ONDC में जो सेक्टर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो सेलर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कल अगर आपने कल की न्यूज़ सुनी होगी तो वहाँ पर हमने डिस्कस भी किया था कि जो सेलर्स हैं, कंपोजिशन डीलर्स हैं, ट्रांसपोर्टेशनर्स हैं, SMEs हैं, उनके लिए रजिस्ट्रेशन और कुछ चीज़ों में रिलैक्सेशन, कंप्लाइंसेस में रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। और ONDC क्या है, दैट इज़ ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, गवर्नमेंट का फ्लैगशिप इनिशिएटिव प्रोग्राम है, जस्ट लाइक द पेमेंट प्लेटफॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं कि पेमेंट प्लेटफॉर्म कौन सा है, GOI का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। उसी तरह ONDC भी है, जहां पर जो छोटे छोटे स्मॉल सेलर्स हैं उनको डिजिटल नेटवर्क पर लाया जाएगा ओपनली विद मिनिमम कॉस्ट। और वो जो बड़े बड़े अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे जो कंपनीज हैं, जो कि एक्चुअली जिनके पास बहुत अच्छा IT इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी वजह से जो डिसएडवांटेज स्मॉल सेलर्स को फेस करना पड़ रहा है कि वो ऑनलाइन अपना प्रोडक्ट नहीं सेल कर पा रहे, वो डिसएडवांटेजेस रिमूव होगा, वो भी अब ऑनलाइन आ सकते हैं। और ये पूरे पैन इंडिया में ये ONDC एप्लीकेबल होगा। और इसी को लेकर के जो हमारे जो मिनिस्टर है, उन्होंने बोला कि अभी जो रिसेंटली जीएसटी काउंसिल ने रूल चेंज किए हैं, ये रूल स्मॉल जो सेलर्स हैं उनको हेल्प करेगा ONDC में रजिस्टर होने के लिए। दिस विल वर्क एज अ गेम चेंजर स्पेशली फॉर ई-कॉमर्स इंडस्ट्री। तो जो एक्सपर्ट्स हैं वो जीएसटी काउंसिल के रीसेंट डिसीजंस को अप्रिशिएट कर रहे हैं, और उनका ये कहना है कि अगर ये डिसीजन सही से इंप्लीमेंट हो गए तो इट विल बेनिफिट द इकोनॉमी इमेंसली। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप, आंध्रा गुजरात अमंग द टॉप अचीवर्स। सो रिसेंटली बिजनेस सेक्टर रिफॉर्म्स को लेकर के एक सर्वे किया था गवर्नमेंट ने। उस सर्वे के अकॉर्डिंग जो आंध्रा गुजरात दो स्टेट्स हैं, ऐसे हैं जो कि टॉप अचीवर्स इमर्ज हुए हैं गवर्नमेंट की लेटेस्ट फीडबैक सर्वे में, जहां पर गवर्नमेंट ने जो भी रिफॉर्म्स मेजर्स लिए हैं स्टेट्स ने, यूटीज़ ने, उनको रिकॉग्नाइज किया है। कौन से रिफॉर्म, किस लिए रिफॉर्म्स, बिजनेस इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करने के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए रिसेंट जो रिफॉर्म्स लिए हैं उसको आइडेंटिफाई किया, रिकॉग्नाइज किया, इसके लिए सर्वे किया। और सर्वे में आंध्रा और गुजरात टॉप पोजीशन पर है। अगर टॉप 7 की बात करें तो तेलंगाना, हरियाणा, कर्नाटका, पंजाब और तमिलनाडु वर द टॉप 7 जिन्होंने रीसेंट बिजनेस रिफॉर्म्स किए, बिजनेस सेक्टर में रिफॉर्म्स किए हैं, जिससे कि बिजनेस करना आसान होगा और बिजनेस इन्वायरमेंट इम्प्रूव होगा। सो इन इट्स लेटेस्ट 5th edition of Business Reform and Action Plan BRAP 2020 की रिपोर्ट पब्लिश हुई है। उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने आंध्रा और गुजरात और अदर कुछ स्टेट्स के जो बिजनेस रिफॉर्म्स हैं उनको रिकॉग्नाइज किया है, अप्रिशिएट किया है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, कैबिनेट क्रू गार्ड अमंग 1600 AI स्टाफ ऑप्टिंग फॉर VRS। तो हम सबको पता है AI जो है वो अब टाटा के पास चली जा चुकी है, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिसएंटमेंट भी देखने को मिला था, क्योंकि AI गवर्नमेंट की एंटिटी थी जो कि अब प्राइवेट एंटिटी हो चुकी है, जिसकी वजह से अप्रॉक्सीमेटली हम देखें बहुत सारे चैलेंजेस भी हो रहे होंगे एम्प्लॉयज़ के लिए। और अप्रॉक्सीमेटली 1600 एम्प्लॉयज़ फ्रॉम डिफरेंट सेक्शंस, क्रू मेंबर भी हैं उसमें, गार्ड्स भी, उन्होंने VRS ऑप्ट कर लिया। व्हाट इज़ VRS? दैट इज़ वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। और इनके लिए अब रीस्किलिंग के लिए भाई, अब जब भी VRS या रिटायरमेंट या सुपर एन्यूशन होता है तो एम्प्लॉयज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज पर द लेबर लॉ। सो फॉर देम टाटा ने एक रीस्किलिंग एजेंसी भी अपॉइंट करी है,
जो इनकी रीस्किलिंग करेगी और इन एम्प्लॉयज़ को हेल्प करेगी ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट फाइंड आउट करने के लिए। फ़िलहाल के लिए 1600 टाटा के जो एयर इंडिया के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अब वीआरएस ले चुके हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 22% परमानेंट स्टाफ जो है वो अब टाटा का, एयर इंडिया का जा चुका है। तो ऐसे एम्प्लॉय जो कि 55 की एज अचीव कर चुके हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में उन्हीं को वीआरएस दिया गया है। सो that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.